हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। और धारा के सामने एक शब्द और जुड़ गया है, प्रत्यावर्ती। इससे पता चलता है कि धारा जो होती है वो कई प्रकार की होती है। और हम लोग देख लेते हैं कितने प्रकार की होती है। देखें, चलो तो आप लिखना इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम लोग बोल सकते हैं बेटा विद्युत धारा। ओके, और ये जो विद्युत धारा होती है बेटा वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? ध्यान से समझना है एक चीज। अगर हम पहले टाइप की बात करें बेटा तो आप बता सकते हो डायरेक्ट करंट। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं डिस्ट धारा। बात समझ में आ रही? या फिर इसका एक नाम और है शॉर्टकट, डीसी धारा। अभी समझाता हूँ। अच्छा, जो दूसरा टाइप का धारा है बेटा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? बिल्कुल सही, आप लोग पहले पढ़ चुके क्या? अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्रत्यावर्ती, और इसका भी जो शॉर्ट में हम लोग नाम लिखते हैं एसी धारा, ये होता है। बात समझ में आ रही? पहला कौन सा? डायरेक्ट करंट, और दूसरा अल्टरनेटिंग करंट, डिस्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा। अब इसका जो संक्षेप में नाम लिखा गया है डीसी धारा और एसी धारा, इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। अगर हम लोग देखें तो थोड़ा तर्क संगत नहीं लिखा हुआ है। अगर आप लॉजिक देख रहे हो तो डीसी का मतलब समझना है, डी और सी। डी का मतलब बेटा डायरेक्ट, और सी का मतलब करंट, और उसके बाद फिर धारा भी लिखा है। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिस्ट, और करंट का मतलब धारा, और उसके बाद फिर धारा। अब आप बताओ क्या लिखा है, पढ़ो एक बार। डिस्ट धारा, धारा। ऐसे जो इसका वोल्टेज होता होगा, डीसी वोल्टेज, जो डीसी करंट का स्रोत होता है, जहाँ से डीसी करंट हम लोग को मिलता है, जैसे बैटरी हो गया, सेल हो गया। बात समझ में आ रही? वोल्टेज तो अप्लाई करता है, तो उसको आप लोग कैसे लिखोगे? डीसी वोल्टेज, या फिर डीसी वोल्टता, या फिर वोल्टेज, ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ओके, वोल्टता शब्द का मतलब विभवांतर से ही है। क्लियर है ना? ओके, तो डीसी वोल्टेज या फिर डीसी वोल्टता बोलते हैं, वोल्टेज इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में वोल्टता। डीसी का मतलब बेटा डिस्ट धारा, वोल्टता, तो डिस्ट धारा वोल्टता। तो समझने में कंफ्यूजन हो रही ना कि धारा भी है, वोल्टता भी है, क्या है। और यहाँ पर तो एकदम से बकवास लग रहा है, डिस्ट धारा, धारा एक ही बार धारा बोलते हैं। ऐसे अगर यहाँ पे बात करें एसी धारा की, तो ए का मतलब बेटा अल्टरनेटिंग यानी कि प्रत्यावर्ती, और सी का मतलब बेटा करंट यानी कि धारा, और उसके बाद फिर लिखा है धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा, धारा 2 बार लिखने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट हम लोग को लिखना चाहिए था एसी, प्रत्यावर्ती धारा की जगह पर एसी, लेकिन लिखा क्या जाता है? एसी धारा।
तो इसका मतलब ये है कि पारंपरिक रूप से ये लिखा जा रहा है। और अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, AC का मतलब पूरे AC अल्टरनेटिंग करंट जो आप तर्क लगा रहे हो, बात समझ में आ रही है, उस पूरे AC जो संकेत अक्षर है इसको हम लोग केवल प्रत्यावर्ती समझेंगे, धारा नहीं समझेंगे। बात समझ में आ गई। अब पढ़ना बेटा, AC धारा का मतलब प्रत्यावर्ती, समझ में आ रहा है। अच्छा, ये प्रत्यावर्ती की जगह पर AC लिखा जा रहा है, बात समझ में आ रही है। और परिपाटी के अकॉर्डिंग हम लोग इसी को लिखेंगे, परिपाटी के अकॉर्डिंग कहीं भी प्रत्यावर्ती लिखना होगा तो हम लोग AC लिख देंगे। अब उसमें आप अपना लॉजिक मत लगाने लगना कि अल्टरनेटिंग करंट, बात समझ में आ रही है। पूरे AC को, A और C दोनों को मिलाकर हम लोग क्या समझेंगे, प्रत्यावर्ती। ऐसे यहाँ पर भी बेटा D और C को मिलाकर हम लोग क्या समझेंगे, दिष्ट। तो फिर धारा का कोई मतलब ही नहीं, फिर जो धारा लिखा है उसको। क्लियर। तो ये अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे परंपरा के अनुसार हम भी ऐसा लिखेंगे। क्लियर है। तो अब संकेत में कोई दिक्कत तो नहीं है, बस उसमें आपको अपना लॉजिक नहीं लगाना। क्लियर है। और परिपाटी के अकॉर्डिंग एक चीज और, AC आपने लिखा है ऐसे, ठीक है, आप ऐसे AC मत लिखना, बिंदी उंदी नहीं लगाना है डाट में, फिर इसका मतलब तो अल्टरनेटिंग और इसका मतलब करंट हो जाएगा। दोनों को अलग अलग आपने लिख दिया ना, तो दोनों को एक साथ आपने AC लिखा है। और इस संक्षेप अक्षर का मतलब होता है प्रत्यावर्ती, आप ऐसे भी नहीं लिखोगे। क्लियर है। चलो भी, अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे विद्युत धारा के दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट, और उनके संक्षेप में जो संकेताक्षर होते हैं AC और DC, उसकी बात कर रहे थे। DC का, पूरे DC का मतलब हम लोग को दिष्ट समझना है और AC का मतलब प्रत्यावर्ती समझना है। तो अब समझ में आ रहा है प्रत्यावर्ती धारा लिखा है और दिष्ट धारा लिखा है, कोई डाउट। अब इन सब का मतलब भी समझ लेते हैं, इनको परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे। क्लियर है ना। चलो फटाफट से हमको समझना है। पहला, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है। आप लिखोगे वह धारा जिसके दिशा व परिमाण समय के सापेक्ष या समय के साथ परिवर्तन, समय के साथ सामान्यता, यहाँ पर लिख देना बेटा सामान्यता। इसका मतलब भी अभी आपको समझाता हूँ क्यों ये जोड़ा जा रहा है। वह धारा जिसके दिशा व परिमाण में सामान्यता समय के साथ परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। ध्यान से पढ़ो, समझ में आ रहा है। वह धारा जिसके दिशा व परिमाण में सामान्यता समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है, दिष्ट धारा कहलाती है, या फिर DC धारा दिष्ट धारा कहलाता है। बात क्लियर हो गई। क्या हुआ बेटा, ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एक एक चीज समझना। मैंने कहा वह धारा जिसके दिशा व परिमाण, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों समझना है। परिमाण का मतलब हुआ जैसे 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही किसी परिपथ में और वो 10 एम्पीयर ही रहे। क्लियर है। वो 11 ना हो, 9 ना हो। लेकिन आप समझना, हम लोग परिपथ में इन केस रियोस्टेट लगाते थे,
जिसको बोलते हैं धारा नियंत्रक, उसका काम क्या होता है? परिपथ में धारा के मान को बढ़ाना और घटाना ही तो होता है। तो अगर हम लोग देखें तो टाइम के साथ उसमें परिवर्तन हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक शब्द लगाया है सामान्य। जनरली परिवर्तन नहीं होता, अगर हम लोग करते हैं तब होता है। अच्छा, होता भी है तो भी हम लोग डिफरेंस बता देंगे अभी अल्टरनेटिंग करंट में और डायरेक्ट करंट में कि किस प्रकार से होता है। उसमें आवर्ती रूप से परिवर्तन होगा, बार बार रिपीट होगा, वही परिमाण एक निश्चित समय के बाद फिर वहीं पर पहुंच जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। और दूसरी चीज़, इसमें परिमाण बदल सकता है, दिशा नहीं। और उसमें दिशा और परिमाण दोनों बदलेगा। देखो ग्राफ से आपको समझाते हैं। अगर हम बेटा ग्राफ खींचें, बस आपको ये समझना है बेटा। ये एक्स एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस पे आप टाइम ले लीजिए, क्या ले लीजिए बेटा, और वाई एक्सिस पे आप धारा ले लीजिए। अच्छा, दिष्ट धारा या वोल्टेज दोनों ले सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच ग्राफ सेम होता है। अभी हम लोग धारा की बात कर ले इसलिए धारा ले रहे हैं, बाकी हम लोग प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज दोनों के बीच में ग्राफ बढ़िया से पढ़ेंगे। ओके, ये हो गया आपका ओरिजिन पॉइंट। यहाँ पे सब कुछ जीरो होगा, धारा भी जीरो होगा और समय भी जीरो होगा, यही प्रमाण है। अब देखना, जीरो टाइम पे कुछ धारा का मान है, सपोज कर लीजिए इतना है, आई डैश, सपोज कर लिए इतना है, तो जीरो टाइम पे इतना था। अब आप 1 सेकंड बाद देखोगे उतना ही रहेगा, 2 सेकंड बाद भी, 3 सेकंड बाद भी, टी टाइम के बाद भी उतना है। बात समझ में आ रही है? तो आप देखोगे कि ये नहीं बदलेगा। ये क्या रहेगा बेटा, यहाँ पर देखो टाइम कुछ और होगा लेकिन धारा अब भी आई डैश रहेगा। यहाँ पर टाइम कुछ और होगा लेकिन धारा अब भी आई डैश। तो ये धारा क्या है बेटा, नियत। परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं, और डायरेक्शन में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, दिशा भी सेम है। आई इधर वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ना पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। कोई डाउट? तो ये होता है बेटा दिष्ट धारा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परिवर्तन नहीं होता, सामान्यतः सब इसीलिए जोड़ा गया कि परिवर्तन होता है। तो अगर परिवर्तन भी होगा तो आप समझ लीजिए कैसे होगा, इसको आप बना लेना। हाँ, फर्स्ट फिगर ऐसा भी हो सकता है। हाँ, यहाँ पर ध्यान देना बेटा, ऐसा भी आपको ये मिल सकता है। मान लो जीरो टाइम पे यहाँ पर था आई डैश, ठीक है। अब टाइम तो बढ़ेगा ही, टाइम बढ़ेगा, यहाँ पर धारा का मान ऐसे बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। बात समझ में आ रही है? बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ये ग्राफ मिल सकता है। क्लियर है? लेकिन दिशा अब भी नियत है। आई क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं आ रही। ये भी दिशा है, ये भी क्या है, दिष्ट धारा है। बस ये सेकंड फिगर होगा, यहाँ पर बताओगे परिमाण। परिमाण क्या है बेटा, यहाँ पर नियत नहीं, परिमाण नियत। ये बात आपको समझ में आ रही है? ऐसे भी हो सकता है, कुल मिलाकर इनके बीच का ग्राफ ऐसे ऐसे भी हो सकता है। क्लियर है? अब बताओ परिभाषा का मतलब आपको समझ में आया जो यहाँ पर लिखवाया गया? मैंने कहा वह धारा जिसके दिशा व परिमाण में सामान्यतः समय के साथ परिवर्तन नहीं होता, तो जनरली नहीं होता। अगर इन केस होता भी है, किसमें, परिमाण में, परिमाण में देखो परिवर्तन हो रहा है, तो इस टाइप से कुछ हो सकता है। आप परिपथ में धारा के मान को घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, समय के साथ ही तो बदल रहा है, हो सकता है, लेकिन आवर्ती रूप से नहीं कि बार बार हो। और दूसरी चीज, दिशा नहीं बदल रही है। क्लियर? अब हम बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की। घबराओ नहीं, आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा एग्जाम में, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।
नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं बेटा अल्टरनेटिंग करंट की। दूसरा, अल्टरनेटिंग करंट मीन्स प्रत्यावर्ती धारा। हाँ, हम लोग देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। आप बता सकते हो वह धारा, लिखते चलेंगे, वह धारा जिसकी दिशा व परिमाण समय के साथ आवर्ती रूप से बदलती है। ध्यान देना बेटा, वह धारा जिसकी दिशा व परिमाण समय के साथ आवर्ती रूप से बदलती है। एक चीज और यहाँ पर जोड़, तथा आयाम नियत रहता है। क्या जोड़ देंगे? तथा आयाम नियत रहता है। ऐसी धारा कहलाता है। बताओ बेटा, यहाँ तक की बात क्लियर समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है? परिभाषा देखना, वह धारा जिसकी दिशा व परिमाण, यहाँ पर डायरेक्शन भी और परिमाण भी, मैग्नीट्यूड, जैसे मान लो 20 एम्पियर है, 25 एम्पियर है, जो भी है उसमें भी परिवर्तन होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा, प्लस में भी और माइनस में भी। क्लियर है? ओके। और समय के साथ आवर्ती रूप से बदलेगी। आवर्ती रूप का मतलब एक विशेष टाइम होगा जिसको आप आवर्तकाल बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? एक चक्का पूरा करेगी तो फिर वहीं पर पहुंच जाएगी, फिर उसका परिमाण भी उतना होगा और दिशा भी वही होगी। तो प्रत्येक चक्कर के बाद उसका परिमाण और दिशा वहीं पर मिलेगा। क्लियर है ना? बार बार यही प्रक्रिया बार बार होगी। ठीक है? ओके, समझना, इसको ग्राफ से समझना बेटा। अगर हम कहें बातचीत मत करो बेटा, ये एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आप लोग टाइम मान लीजिएगा टी, और वाई एक्सिस पे आप धारा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, और इधर की ओर भी धारा भी नेगेटिव डायरेक्शन। यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट होगा, सब कुछ जीरो होगा, धारा भी और समय भी। यहाँ पर घबराना मत, इसका ग्राफ हम लोग बढ़िया से लॉजिकली आगे पढ़ेंगे। क्लियर है ना? बनाना भी सिखाएंगे कैसे बनता है, लेकिन यहाँ पे हमको अभी डिफरेंस बताना है एसी और डीसी में, तो ऐसे डायरेक्ट समझा रहे हैं। क्लियर है? ओके। यहाँ पर आपको ग्राफ कुछ इस टाइप से मिलेगा, एक मैक्सिमम वैल्यू, और
हाँ भाई, ये होगा आपका टाइम टी। कुछ इस तरीके से ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। और आप कहोगे कि समय के साथ देखना, यहाँ पर टाइम 0 था, यहाँ पर टाइम क्या था बेटा, 0। यहाँ पर धारा का मान भी 0 था। जैसे जैसे टाइम बढ़ा, धारा का मान देखो बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है? धारा का पहली बात परिमाण भी बढ़ रहा है और डायरेक्शन भी देखना। डायरेक्शन अभी पॉजिटिव है, क्या है बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन बढ़ रहा है। फिर एक पीक पॉइंट होगा, इसके बाद फिर नहीं बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? और इसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान। बात समझ में आ रही है? इसको I0 से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा? इसी को धारा का शिखर मान बोलते हैं। क्लियर? चलो भाई, धारा का महत्तम मान हो गया, असल में ये प्लस है। और देखना, अब यहाँ से धारा कम होने स्टार्ट होगी। भाई दूसरे डायरेक्शन में जाना है तो एक बार 0 होना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आकर 0 हो जाएगी, फिर धीरे धीरे कम हो रहा है। टाइम बढ़ रहा है और टाइम के साथ साथ देखो, पहले परिवर्तन हो रहा था, बढ़ रहा था, अधिकतम हुआ, फिर कम हो गया, 0 हो गया। अब फिर दूसरे डायरेक्शन में बढ़ेगी, ये नेगेटिव है, देखो नेगेटिव करंट होगा। क्लियर है? फिर यहाँ पर पहुँचने के बाद अधिकतम मान होगा धारा का I0। क्लियर है? फिर यहाँ से ऐसे यहाँ पर 0 होगा, फिर बढ़ेगा दूसरे डायरेक्शन में, अधिकतम होगा, कम होगा, 0 होगा, फिर दूसरे डायरेक्शन में बढ़ेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, फिर ऐसे, और बार बार यही प्रक्रिया चलेगी। देखो आवर्ती रूप से बदल रही है कि नहीं। अगर एक साइकिल का टाइम हम लोग यहाँ पर मान लें इसका, भाई हालांकि इसका तो बहुत कम होता है, क्लियर है। अभी जो हम लोग इंडिया में यूज करते हैं प्रत्यावर्ती धारा, असल में उसका जो है 50 हर्ट्ज का होता है। कितने हर्ट्ज का? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब है बेटा साइकिल पर सेकेंड, एक सेकेंड में 50 चक्कर। बात समझ में आ रही है? और एक चक्कर कहाँ से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ पर क्या हो गया बेटा, एक साइकिल पूरा हो गया। तो एक सेकेंड में 50 साइकिल ऐसे पूरा होगा। फिर भी हम लोग एग्जाम्पल के लिए कुछ मान लेते हैं अभी। सपोज करते हैं, सपोज करो इसका आवर्तकाल, यानी एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेगा वही तो आवर्तकाल होगा। मान लो भैया कि 2 सेकेंड है। कितना है बेटा? तो 2 सेकेंड पहले यहाँ पर था, 0 था, परिमाण और दिशा में देखना बेटा। तो 2 सेकेंड के बाद 1 सेकेंड यहाँ पर हो गया, 2 सेकेंड के बाद फिर यहाँ पर पहुँच, वहीं पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया जहाँ पर। हालांकि यहाँ भी पहुँचा, यहाँ भी पहुँचा, यहाँ भी 0 हुआ। तो आवर्ती रूप से बदलता रहता है। एक फिक्स टाइम होगा, उसके बाद परिमाण और दिशा फिर उसकी वही पहुँच जाएगी। डायरेक्शन भी, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में था तो पॉजिटिव में, नेगेटिव में था तो। क्लियर है? और आप देख पा रहे हो, पहले अर्धचक्र धनात्मक, दूसरा अर्धचक्र ऋणात्मक, फिर ऐसे तीसरा अर्धचक्र धनात्मक, फिर चौथा अर्धचक्र। इस प्रकार से ऐसे होगा। प्रत्येक अर्धचक्र में क्या होगा, धारा की डायरेक्शन बदल जाएगी। क्लियर है? ओके भाई, तो कुल मिला के आवर्ती रूप से बदल। और एक चीज समझना बेटा, जरूरी नहीं ग्राफ यही हो, इसको बोलते हैं ज्यावक्रीय। ये क्या है बेटा? ज्यावक्रीय एसी धारा। अभी आपको ऐसा भी मिल सकता है, सपोज करना भाई, बात समझ में आ रही है? ये चलो बना देते हैं पूरा।
चलो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? ऐसा भी ग्राफ हो सकता है। मेरे ऐसा भी आपको ग्राफ मिल सकता है। और ये ज्यावक्रिय नहीं है, ये वर्गाकार या फिर आयताकार है। इसका कैसा आकार है बेटा? बिल्कुल सही, वर्गाकार या फिर आयताकार। ऐसे ट्रायंगुलर शेप का भी मिल सकता है, त्रिभुजाकार। बात समझ में आ रही है? और होगा, वो भी होगा, एसी धारा का ही ग्राफ होगा। सेम इसी तरीके से एसी वोल्टेज का भी बनता है, लेकिन अधिकांश जो हम लोग यूज करते हैं वो ज्यावक्रीय होता है। और इस अध्याय में आपको यही पढ़ना भी है। क्लियर है ना? यही पढ़ना। तो आप कहीं ऐसा ग्राफ मिले, ध्यान देना, ये कैसा है बेटा, तो आप बताओगे पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो परिभाषा के रिगार्डिंग तो ये भी सही है, तो ये भी प्रत्यावर्ती धारा होगा। ऐसे आपको ट्रायंगुलर शेप में भी दे सकता है। बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव, निगेटिव, ये भी कैसा हो सकता है? प्रत्यावर्ती। क्लियर है? इस तरीके से हो सकता है। ग्राफ देखकर अगर आपको बताना हुआ तो इस प्रकार से परिभाषा अप्लाई करना। अगर अप्लाई हो रहा है तो प्रत्यावर्ती धारा। अब मैं आप लोगों से कुछ पूछ लूँ इसमें, देखो समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, तो आप मुझे ये बताओ बेटा, फटाफट बताना। पहले आसान से स्टार्ट करते हैं ताकि सब लोग बता ले जाए। बताओ भाई, ये प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ है कि नहीं? अच्छा, बताओ भाई, होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्या बेवकूफ आदमी हो यार, कहीं भी अधिकतम हो सकता है ना वो। बताओ, है क्या है बेटा? लेकिन नहीं है। देखो क्यों नहीं है बेटा, ध्यान से समझना। आयाम देखो, बात समझ में आ रही है? मैंने कहा था कि आयाम भी क्या होगा? बराबर। इसका आयाम देखना, समझ गए ना? तो अभी आपको लिखवाया गया है तथा आयाम नियत रहता है, नहीं बदलता। इन सब में देखो आयाम क्या है? नियत, नहीं बदलता। तो इसलिए ये प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, एक और देख लेते हैं फटाफट। इस बार आयाम बराबर कर दे रहे हैं। बताओ भाई, ये प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ है कि नहीं है? क्यों? क्या बेटा? केवल और केवल धनात्मक डायरेक्शन में, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। बात समझ आ रही है? धारा की दिशा नहीं बदल रही। क्लियर है? और धारा की दिशा बदलनी चाहिए, परिमाणवर्त दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से, तब हम उसको क्या बोलेंगे? प्रत्यावर्ती। तो आप मुझे इतना बताओ कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों समझ में आया कि नहीं? क्लियर, समझ में आ गया? ओके। अब ध्यान देना बेटा, इसमें आप तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हो कि दिष्ट धारा क्या होता है, उसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है ना? और वो आप घर पे कर सकते हो आराम से। कोई बात आपको परेशान करे तो आप पूछ सकते हो। अच्छा, उसकी प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा की कुछ विशेष जो प्रॉपर्टी है उसको भी आप देख सकते हो। जैसे बहुत अच्छी बात यह है, दिष्ट धारा जो होती है बेटा, हमेशा जो आपका चालक तार होता है उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद पर एक समान रूप से वितरित होती है और चलती है। अनुप्रस्थ परिच्छेद का मतलब समझ में आ रहा है ना? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जैसे लंबाई के लंबों दिशा में काट दिया जाए तो वृत्ताकार जो आपको क्षेत्रफल मिलेगा उसमें समान रूप से वितरित होकर बहती है। लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ऐसा नहीं है। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है, बाहरी जो ऊपरी पृष्ठ होता है उसके परत पर बहती है।
यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के लिए अगर आप मोटा तार एक लगा दिए उसका कोई फायदा नहीं है। जो बाहरी आवरण आपको दिख रहा है, बाहरी जो पृष्ठ दिख रहा है उसके परत पर ही बहेगा, यानी जो शेष मटेरियल आपने बीच में भर रखा है उसका कोई योगदान ही नहीं धारा प्रवाहित कराने में। इसीलिए आप देखिए प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो हम लोग वायर यूज करते हैं उसमें बहुत सारे पतले पतले वायर होते हैं, बात समझ में आ रही है, और उनको इकट्ठा करके बनाए जाते हैं। अब होगा क्या, बहुत सारे जब पतले पतले वायर हैं ऐसे ऐसे, तो भाई ये वाला सरफेस खराब हो रहा है भाई, इससे तो होकर बहेगा नहीं, बात समझ में आ रही है, लेकिन इसके परत से इस पे बाहरी परत से होकर प्रत्यावर्ती धारा बहेगा, और जब इन सबको एक साथ बनाएंगे तो बढ़िया रहेगा। अच्छा मान लो इतना मोटा आप वैसे बना देते तो प्रत्यावर्ती धारा इसमें से होकर नहीं बहता, ये वेस्ट एरिया है। प्रत्यावर्ती धारा क्या होगी, उसके परत पर, ये इधर भी होगा ऐसे तो इसके ऊपर ऐसे बहेगा, बात समझ में आ रही है। ये चीज़ आप याद रखना, ये आपसे एग्जामिनर जनरली पूछ लेता है क्या कारण है भाई बहुत सारे तारों को हम लोग इकट्ठा करके बनाते हैं, एक साथ क्यों नहीं बनाते, तो आप ये चीज़ उसको बता सकते हैं। ऐसे बहुत सारे गुण हैं। एक आपसे पूछ सकता है कि भाई जो हम लोग भारत में यूज करते हैं प्रत्यावर्ती धारा, उसकी आवृत्ति कितनी होती है, तो आप बताओगे उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। अच्छा अमेरिका में जो यूज होता है प्रत्यावर्ती धारा वो शायद 60 हर्ट्ज का होता है। कितना होता है बेटा, 60 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी हो गई। यहाँ से आप आवर्तकाल भी बता सकते हो, क्यों, क्योंकि आप बताते हो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, यही तो होता है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, नहीं फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल होता है, यहाँ से हम निकालते हैं। अच्छा अगर आपसे कोई पूछ ले दिष्ट धारा का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, बताओ, डायरेक्ट बोलोगे 0। दिष्ट धारा का आवृत्ति क्या होता है, समय के साथ परिवर्तित नहीं होता ना उसका मान, क्लियर है। तो आप बताओगे दिष्ट धारा का अगर आवृत्ति दिष्ट धारा के लिए, किसके लिए बेटा, डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो आवर्तकाल कितना होता है भाई, सिंपल सी बात है। आप बताओगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखना फ्रीक्वेंसी 1/आवर्तकाल बटे करके विलोमानुपात करेंगे, बात समझ में आ रही है। तो विलोमानुपात करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू टी हो जाएगा, और f की जगह आप 0 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 से भाग करोगे अपरिभाषित अनंत, ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर है ना। आपसे कोई पूछे दिष्ट धारा के लिए आवर्तकाल क्या होता है, बताओगे अनंत, क्लियर। फ्रीक्वेंसी पूछेगा, तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेना। ऐसे पूछ लिया जाता है भाई डीसी को एसी में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही बता दे रहा हूँ, आप लोग घर पे जाके पढ़ोगे तो यही सब मिलेगा। बताओ बेटा, डीसी को एसी में बदलने के लिए क्या करते हैं, कौन सा उपकरण उपयोग में लाते हैं, बहुत साधारण सी चीज़ है, सबके घर में लगा होता है, इन्वर्टर। डीसी को किस में चेंज कर रहे हैं, एसी में। इसके लिए क्या यूज करेंगे बेटा, उत्क्रमक, जिसको आप क्या बोलते हो बेटा, इन्वर्टर बोलते हो, बात समझ में आ गई। अच्छा एसी को डीसी में चेंज करना होगा तब, तो आप बताओगे रेक्टिफायर, और उसको बोलते हैं हिंदी में दिष्टकारी। और ये चीज़ आपको पढ़ना है, ये चीज़ 12th में आपको पढ़ना है ना, सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर, उसमें आप पढ़ोगे हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, यानी कि अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में पढ़ोगे आप, और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, बात समझ में आ गई। तो याद रखना कि एसी को डीसी में बदलने के लिए दिष्टकारी का उपयोग करते हैं, और डीसी को एसी में बदलने के लिए उत्क्रमक। कोई डाउट नहीं है ना, क्या हुआ बेटा, दिव्यांश आगे चले, बहुत हो गया, बाकी सब पढ़ना, अगर कोई बात परेशान करेगी तो पूछना, ठीक है भाई, आगे चल। और अब हम लोग हेडिंग कर लेंगे, एक छोटा सा डेरिवेशन देख लो, ठीक है। ओरिजिन ऑफ एसी EMF, बात समझ में आ रही,
आप लिखोगे, बातचीत बंद करो बेटा, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की ध्यान से समझना बेटा। हम लोग एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रहते हैं, बात मत करो नहीं तो आप ही से पूछेंगे। अब एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र ले लेंगे बेटा। ठीक है, अब इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग करेंगे क्या, मान लेंगे इसका जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है भी, इसमें एक कुंडली रखेंगे, किसी भी आकार की रख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। हम लोग आयताकार एक कुंडली रख रहे हैं। चलो ध्यान देना, बात मत करो बेटा, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये आयताकार कुंडली हो गई बेटा। ओके, इसका नाम भी दे दो कुछ कुंडली का। सपोज करना मैंने कुंडली लिया है ए बी सी और डी। कैपिटल मत लेना बेटा, कैपिटल में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और पी क्यू आर भी मत लेना, इस चैप्टर में पी से आपको शक्ति पढ़नी है, पावर। बात समझ में आ रही है। और आर प्रतिरोध भी रहेगा, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं, डेरिवेशन तक है, ए बी सी डी आपका। ठीक है, ये कुंडली हो गई। अब इस कुंडली का आप घूर्णन अक्ष बना दो, जिस अक्ष के परितः यह घूमेगी चारों ओर, तो आप बताओगे सर ये मान सकते हैं आप। ये क्या है बेटा, इस कुंडली का अक्ष है, घूर्णन अक्ष। चलो हम लोग लिख देंगे, और किस तरीके से घूर्णन कर रही है दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ओके, यहाँ पर आप बता देना कि ये है क्या, कुंडली का घूर्णन अक्ष, यानी कि घूर्णन गति यहाँ पर होगी बेटा, कुंडली इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, अपने ही अक्ष पर क्या होगा, ऐसे ऐसे घूमेगा। यहाँ देखना बेटा, बात समझ में आ रही है। ओके, शुरुआत में आप मान लीजिए बेटा, प्रारंभ में मान लीजिए ए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण क्या है, सपोज करिए 0। क्लियर है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना, एक दो लाइन लैंग्वेज लिख लो, प्रारंभ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का
कोण थीटा 0 डिग्री है। कितना है बेटा? 0 डिग्री। ऐसा सपोज कर लो। आप ध्यान देना, प्रारंभ में हम लोगों ने मान लिया वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण 0 डिग्री। इसका सीधा सा मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन ये, और कुंडली का तल जो है इसके लंबवत है। कुंडली का तल क्या है बेटा? इसके लंबवत है। अगर इसके लंबवत हुआ चुंबकीय क्षेत्र बी के, तो इसी के लंबवत क्या होगा? वेक्टर ए भी होगा। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण कितना होगा? 0। तो ऐसे आपको समझना, ये मत समझ लेना कि समांतर समांतर होगा तब तो वेक्टर बी की डायरेक्शन ये हो जाएगी और इसके लंबवत क्या होगा? क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा, तब दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री। तो आपको समझना है कि 0। अगर 0 डिग्री है तो फ्लक्स का मान क्या होगा? फाई बी बराबर बी ए, क्योंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू 1। अब आप लिखोगे तथा t समय बाद, प्रारंभ का मतलब बेटा t बराबर 0 समय, ठीक है ना? तथा t समय बाद, t समय बाद वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा हो जाता है। कितना बेटा? भाई कुंडली अपने अक्ष पर ही ऐसे घूम रही है। जब घूम रही, शुरुआत में ऐसे था, क्लियर है? अभी देखो ये बी की डायरेक्शन है, यही ए की भी डायरेक्शन है। अब कुंडली अगर ऐसे घूमेगी तो ए तो उसके लंबवत सदिश होगा ना, ये क्षेत्रफल सदिश, वो भी तो ऐसे घूमेगा, लेकिन बी की डायरेक्शन तो ऐसे ही रहेगी। वो तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, वो तो बदलेगा नहीं, तो उसकी डायरेक्शन ऐसे ही रहेगी। लेकिन कुंडली के इस तरीके से घूमने से टी समय हम लोगों ने मान लिया कि टी समय में वो ऐसे घूम गई, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी इन दोनों के बीच का कोण कितना हो गया? थीटा डिग्री। हम लोगों ने ऐसे मान लिया। और अगर ऐसा है तब लिखेंगे, तब कुंडली ए बी सी डी, आपको दिख रही है बेटा? कुंडली ए बी सी डी से बद्ध फ्लक्स, यहां पर देखेंगे, उसको किससे लिखोगे? 5। और फार्मूला क्या होता है? बी ए कॉस, और इन दोनों के बीच का कोण वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का कोण कितना है? थीटा है। टी समय के बाद तो कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है? अब आप बताओगे बट हम सभी जानते हैं बेटा, रेखीय वेग बराबर क्या होता था बेटा? रेखीय वेग v बराबर कितना होता है? इतना तो हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, रेखीय विस्थापन बटे समांतराल। रेखीय विस्थापन बटे, वो आप किसी से x से लिखो, s से लिखो, जिससे मन के उससे। ये हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कोणीय वेग बराबर क्या होता है, तो कोणीय विस्थापन बटे समांतराल। अब विस्थापन को कोण में मेजर करोगे ना, तो भैया कितना कोण घूमा टी टाइम के बाद, कितना कोण घूमा कितने समय में, तो कोणीय वेग बराबर थीटा बटे टी होगा, नहीं होगा? और कोणीय वेग को किससे लिखोगे? ओमेगा से। तो यहाँ पर लिखोगे बट ओमेगा इज इक्वल टू कोणीय विस्थापन थीटा बटे समांतराल टी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? और यहाँ से अगर आप सॉल्व करना चाहो थीटा की वैल्यू, तो आप बताओगे इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू टी, इधर देखो भाग में उधर जाएगा ओमेगा। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं ना? और आप बताओगे जहां अरे ओमेगा क्या है, तो कुंडली का कोणीय वेग क्या है बेटा? बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है।
इसको इधर ले आए, थोड़ा जगह बच जाएगा। चलो भाई ध्यान देना, वैल्यू पुट करो बेटा। थीटा की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ओमेगा। 5 इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, थीटा की जगह पर ओमेगा टी। इसको इक्वेशन बनाना फर्स्ट। अच्छा आप लिखे क्या हो, आपको प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल चाहिए, तो फैराडे के अकॉर्डिंग प्रत्यावर्ती, अच्छा देखो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, यहाँ पर जो उत्पन्न होगा विद्युत वाहक बल, ई को प्रत्यावर्ती क्यों लिखेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हो कुंडली हमेशा घूमेगी तभी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जब तक घूमेगी तब तक उत्पन्न रहेगा। बात समझ में आ रही? और हमेशा ए और बी के बीच का कोण थीटा बदलता रहेगा, हमेशा बदलता रहेगा कि नहीं बदलता रहेगा, तो हमेशा बदलता रहेगा, इसलिए 5 भी क्या होगा, बदलता रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा E, और इसकी वैल्यू क्या होगी, तो फैराडे ने कहा -n d5v अपॉन dt, इतना होगा। तो कुल मिला के अगर हम इतना निकाल लें तो यहाँ तक पहुँच सकते हैं। 5v तो आपने निकाल ही लिया, अब आपको d5v अपॉन dt चाहिए, तो आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग बोल सकते हैं, अगर इक्वेशन फर्स्ट का t के सापेक्ष अवकलन कर दें, मैंने कहा था ना प्रत्यावर्ती धारा पढ़ने से पहले जितने बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं बेसिक मैथमेटिक्स का पूरा सीरीज पढ़ के आएंगे, और अगर नहीं पढ़ के आए हैं तो मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं होगी, क्योंकि आप पूछोगे तो मैं भी कुछ पूछूंगा, ठीक है ना। तो जितने लोग पढ़े हैं उनको तो समझ में आएगा, यहीं से अवकलन स्टार्ट होता है बेटा, और पहला ही अवकलन कौन सा होगा, चेन रूल, ठीक है ना। अभी देखना, चलो भाई आप लिखोगे, इसका हमको क्या करना है बेटा, ई प्राप्त करने के लिए टी के सापेक्ष अवकलन कराना है, तो आप लिखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टी। बात समझ में आ रही है बेटा, टी के सापेक्ष इक्वेशन फर्स्ट का अवकलन करवा दो। आप सभी जानते हो बेटा y का x के सापेक्ष अवकलन dy बाई dx। बात समझ में आ रही? कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है बेटा, उसका x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, d बटे dx और इनटू फलन, यही तो होगा। तो फलन अगर y है तो आप लिखते हो dy बाई dx, अगर z हो गया तो आप लिखोगे dz बाई dx। बात समझ में आ रही है? तो जिसका अवकलन हो रहा है उसको ऊपर लिखना, जिसके सापेक्ष हो रहा है उसको नीचे। हाँ इतना बेसिक बताने की जरूरत नहीं। तो अगर ऐसा है कि भैया y का x के सापेक्ष अवकलन dy बाई dx, तो 5v का t के सापेक्ष अवकलन d5v अपॉन d लिख दें। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बेटा d5v अपॉन, अच्छा बी ए कॉस ओमेगा टी, इस पूरे का टी के सापेक्ष अवकलन होगा, तो आप बताओगे डी बाई डी टी इंटू बी ए कॉस ओमेगा टी। बात समझ में आ रही? लेकिन बी तो बदलने वाला नहीं है बेटा, अवकलन का मतलब आप जिसके सापेक्ष अवकलन करते हो उसकी तुलना में आप परिवर्तन देखते हो जिसका अवकलन करते हो। तो भैया यहाँ पर आप लिखे हो बी का अवकलन कर रहे हो टी के सापेक्ष, होगा नहीं, ए में भी नहीं होगा, क्योंकि बी और ए में कोई परिवर्तन नहीं है। बी एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, उसका मान उतना ही रहेगा, एक कुंडली के तल का क्षेत्रफल है वो भी नहीं बदलने वाला। तो दोनों को बाहर कर लो फटाफट, तो बी ए बाहर हो गया, तो डी बाई डी टी इंटू बचेगा क्या बेटा, कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पर क्या है d5v अपॉन डी। बात समझ में आ रही है? अब आपको cos ओमेगा टी का टी के सापेक्ष अवकलन कराना है। भाई आपके पास इतना फार्मूला तो मिल जाएगा क्या, चूंकि d बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स, तो LHS में देखो c है, RHS कैसा आएगा माइनस, और साइन, यही तो फार्मूला होता है भाई। cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो ये बात आपको तो याद होगी, लेकिन इस टाइप का हमको कोई फार्मूला नहीं मिला कि जो उसका कोण है उसका गुणांक भी कुछ हो। यहाँ पर देखो t के सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो t कोण में तो है लेकिन उसका गुणांक ओमेगा है। यहाँ पर देखो x के सापेक्ष तो अवकलन हो रहा है लेकिन यहाँ पर कोण केवल x है, उसका गुणांक 1 है।
तो यहाँ पर या तो गुणांक 1 होता तो हम डायरेक्ट अप्लाई करते, यहाँ पर गुणांक 1 नहीं। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर हम लोग श्रृंखला लगाएंगे। मैथ वाले सब मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। अब श्रृंखला में होता क्या है बेटा, सबसे पहले फलन में आप वो चीज़ ढूंढो, जिसको आप टी मान सको। टी के सापेक्ष हो रहा है तो टी मान लो, यक्स के सापेक्ष हो रहा है तो यक्स मान लो। बात समझ में आ रही? टी मान सको और फार्मूला आपका इस टाइप का बन जाए। तो आप सभी समझ पा रहे हो, अगर इस पूरे कोण को अगर हम लोग टी मान लें तो cos टी हो जाएगा, और cos टी का टी के सापेक्ष अवकलन करा सकते हैं क्योंकि cos x का x के सापेक्ष होता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, श्रृंखला नियम ये कहता है बेटा, मान के चुपचाप अवकलन करा लिए ना, तो अब बाद में जाते जाते आप करना क्या, जिसको माने थे उसका एक बार फिर अवकलन करा दें, ताकि ये किसी को बताए ना, चिल्लाए ना, है ना, कि जबरदस्ती मान के अवकलन करके चले गए, हम टी थोड़े थे, ठीक है। तो एक बार फिर से अवकलन कराना है। चलो भाई देखते हैं। तो ओमेगा टी को हम लोग टी मान लेंगे, भरोसा करो सही आएगा आंसर, है ना, टी मान लो। तो क्या लिखा है बेटा, cos टी। अच्छा, फिर ओमेगा कोई बोल रहा है, अभी हम लोगों ने टी मान लिया है तो आप बोलोगे cos टी लिखा है, तो cos x का अवकलन x के सापेक्ष माइनस साइन x होता है, तो भैया cos टी का माइनस साइन टी हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, d/5b अपॉन dt बराबर बी ए। अच्छा, थोड़ा स्टेप मत उड़ाओ, नहीं तो वैसे ही बायोलॉजी वालों को उड़ रहा है ना, मैं जानता हूँ। तो माइनस लिखेंगे भाई, cos टी का क्या होगा बेटा, साइन टी, लेकिन बोलेंगे तो टी, लिखेंगे ओमेगा टी। बोल इसलिए रहे हैं ताकि कोई जान ना पाए, ठीक है ना, वो जान ना पाए तो लिख देंगे ओमेगा टी। क्लियर है? लेकिन आप लोग इतनी बार हमसे बोलवाओगे कि वो जान जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, इसलिए नहीं जानने दो। तो आपने किया क्या, ये टी था तो cos टी का साइन माइनस साइन टी हो गया, लेकिन ये टी था नहीं, आप इसको जबरदस्ती मान लिए। अच्छा, इधर से भी कुछ हो रहा है और आपका ध्यान इधर ही है, इधर देखो। तो इसको क्या करो, अब जाने वाले हो, ओमेगा टी का दोबारा अवकलन करा दो। तो आप बताओगे, हाँ भाई, ओमेगा टी का दोबारा अवकलन कराएंगे तो इंटू डी बाई डी टी, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष ही तो, किसका बेटा, ओमेगा टी। चलो अब इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं बेटा, माइनस आगे लिख लें, कर दिए, और वी ए साइन ओमेगा टी। बात समझ में आ रही है? और इंटू भैया ओमेगा क्या है, एक समान कोणीय वेग, ये तो बदलने वाला नहीं है, ये तो कांस्टेंट है ना, नियत कोणीय वेग ओमेगा से क्या होगा, कुंडली ऐसे घूम रहा होगा, तो इसलिए आप ओमेगा क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। तो ओमेगा हम लोग बाहर कर ले, इंटू डी बाई डी टी और इंटू टी। अब आप सभी एक फार्मूला लगा सकते हो, क्योंकि डी बाई डी एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 1, किसी फलन का उसी फलन के सापेक्ष अवकलन 1 होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो टी का टी के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, यानी कि यही इतना बचेगा। तो क्या करने के लिए नेक्स्ट पेज पे जाओगे, यही जो कुछ भी है निपटा देते हैं। हाँ बेटा ध्यान देना, इसलिए d/5v अपॉन dt बराबर माइनस बी ए, ओमेगा को आगे लिख लो, नहीं तो पता चले ओमेगा का कोण में गुणा कर दो, ओमेगा स्क्वायर हो जाए, है ना, ऐसा मत करना। ओमेगा को आगे लिख लिए, इंटू साइन ओमेगा टी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये सब पूरा लिख चुके आप, केवल टी का टी के सापेक्ष अवकलन बचा है, तो यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन 1, तो टी का टी के सापेक्ष अवकलन 1 से गुणा कराने का कोई मतलब, लो भाई आपको मिल गया। अगर d/5v अपॉन dt मिल गया तो आपको e भी मिल गया। एक स्टेप में आप लिख सकते हो क्या, फैराडे के नियम से। क्या बताओगे बेटा, कुंडली में कौन सी कुंडली, ए बी सी डी में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल
उसको किससे लिखते हो? ई से। ई बराबर उन्होंने क्या बताया? -n इंटू डी 5e अपॉन, यहाँ तक बात क्लियर है? अगर कुंडली में फेरों की संख्या n है तो n लिखेंगे। डी 5e अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, सेकंड मान लेना। कितना लिखेंगे? बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो लिखेंगे भैया माइनस बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। कहाँ से वैल्यू पुट किए? फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। बेटा माइनस माइनस क्या होगा? प्लस एन बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। तो ये प्रेरित विद्युतवाहक बल होगा। आज जाओ, बाकी इससे जुड़े चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं?